Good morning, children. Welcome back our next science class. So, student, today we'll topic discussed about absorption of soil by water by soil. देखिए, वाटर बाय सॉइल मीन्स वाटर मीन्स पानी, सॉइल मीन्स मिट्टी, एब्जॉर्प्शन मीन्स अवशोषण या अवशोषण करना. सॉइल इज पोरस एंड एब्जॉर्ब वाटर. हम जानते हैं जो मिट्टी होती है उसमें छिद्र होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स है और डिफरेंट एब्जॉर्प्शन रेट्स. और जो अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ होती है वो अलग अलग प्रकार के डिफरेंट प्रकार के एब्जॉर्प्शन दर्शाती है. देखिए, अब जो सैंडी सॉइल होती है ऑब्जर्व द लीस्ट वाटर. जो सैंडी सॉइल होती है, जो रेतीली मिट्टी होती है, पानी को बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्ब करती है. इट्स लार्ज पार्टिकल अलाउ मोर प्रिकोलेशन ऑफ वाटर. उसके जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. क्ले सॉइल एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड अलाउ लेस प्रिकोलेशन. और जो क्ले सॉइल होती है वो पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशोषित करती है. इट्स फाइन क्ले पार्टिकल्स हैव लिटिल स्पेस बिटवीन देम टू अलाउ वाटर टू पास. और जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उसमें बहुत छोटी छोटी स्पेस होती है जो पानी को अपने में से अलाउ कर देती है, वाटर को पास कर देती है. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सॉइल इरोजन एंड पॉल्यूशन. सॉइल इरोजन मतलब होता है मिट्टी का क्षरण एंड प्रदूषण. Soil erosion and pollution are the two major factors responsible for the degradation of soil. कि जो मिट्टी का क्षरण होता है और जो प्रदूषण होता है, दो मेजर फैक्टर होते हैं हमारी मिट्टी के डिग्रेडेशन के लिए, अपरदन के लिए. दिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सर्न एट द क्वालिटी ऑफ सॉइल डायरेक्टली अफेक्ट एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन. जो क्या होते हैं हमारे जो मिट्टी की जो क्वालिटी होती है उसको डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं हमारी खेती में और हमारे वेजिटेशन में, वनस्पति में. मेकिंग इट इसेंशियल फॉर प्लांट एंड एनिमल लाइफ. जो हमारे प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व सॉइल. और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मिट्टी को कंजर्व करें एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड पॉल्यूशन. जिससे क्या करें, मिट्टी का क्षरण भी कम होगा और पॉल्यूशन भी कम होगी. Soil conservation is a set of strategies of prevention of soil from being eroded from the earth's surface. देखिए, जो सॉइल कंजर्वेशन होता है, जो सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, वो स्ट्रेटजाइज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की रोकथाम के लिए, इरोडेड उसके क्षरण रोकने के लिए, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ की जो सरफेस होती है, और बिकम केमिकली अल्टरेड बाय ओवर यूज ऑफ पॉल्यूशन. जिससे क्या होता है, उसमें जो केमिकल अल्टर्ड होते हैं, जो रासायनिक केमिकल चीज़ें होती है, जब उसमें यूज होती है, जिससे वो क्या होती है, मिट्टी पॉल्यूटिंग हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है. अब नेक्स्ट आता है सॉइल इरोजन. टॉप सॉइल इज रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमन्स कंटेंट. हम जानते हैं जो ऊपर की मिट्टी होती है उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस होते हैं. सो इट इज़ वेरी फर्टाइल. जो क्या होती है, बहुत फर्टाइल भी होती है खेती के लिए. विंड एंड वाटर कैन कैरी अवे वाटर. फर्टाइल टॉप सॉइल. Wind and water can carry away fertile topsoil, reducing the productivity of soil. जो पानी और हवा के द्वारा क्या होती है, जो ऊपर की मिट्टी होती है वो बह जाती है, और जो क्या होती है हमारे सॉइल की प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छी होती है, हमारे किसी भी प्लांट के लिए अच्छी होती है. दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. जिसे क्या बोलते हैं हम, सॉइल इरोजन या मिट्टी का क्षरण. प्रिवेंटिंग ऑफ सॉइल इरोजन. अब सॉइल इरोजन को रोकथाम क्या है, वी लॉस अ वेस्ट एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड ड्यू टू सॉइल इरोजन एवरी ईयर. हम जहाँ पर सॉइल इरोजन होता है उस जगह को क्या करना चाहिए, सो वी शुड टेक सुटेबल स्टेप टू चेक सॉइल इरोजन. तो हमें समय समय पर मिट्टी को चेक करना चाहिए. सम स्टेप्स टू प्रिवेंट और कंट्रोल सॉइल इरोजन आर एफोरेस्टेशन सुटेबल फार्मिंग मेथड्स. तो उसके लिए हमें कुछ अलग प्रकार की जो फार्मिंग मेथड्स होती है उन्हें अपनाना चाहिए, जिससे हमारा सॉइल इरोजन, जो मिट्टी का क्षरण हो, वो कम हो. प्लानिंग डैम्स और एम्बैंकमेंट टू स्टॉप फ्लोडिंग. और जो डैम्स होते हैं और जो स्टॉप फ्लोडिंग, जिससे फ्लोडिंग होती है, जो बाढ़ वगैरह आती है, वो कम हो. एंड प्रिवेंटिंग ऑफ ओवर ग्रेजिंग. और ओवर ग्रेजिंग में भी प्रिवेंटिंग हो सकती है. अब नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल पोल्यूशन मीन्स मिट्टी का प्रदूषण. एडिशनल ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, इन्फ्लुएंट्स एंड सॉलिड वेस्टेज टू सॉइल अलर्ट्स द केमिकल नेचर्स ऑफ सॉइल एंड रिड्यूस इट प्रोडक्टिविटी. देखिए, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो फैक्ट्रियों से केमिकल्स निकलते हैं, इफ्लुएंट्स, कुछ भी सॉलिड वेस्ट रहता है, जब मिट्टी में जाके मिल जाता है तो हमारी मिट्टी का जो प्राकृतिक केमिकल नेचर होता है वो पूरा खराब हो जाता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम हो जाती है. दिस इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन, जिसे हम सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं. द कॉन्सर्न ओवर सॉइल पोल्यूशन इज सीरियस इट एज इट कैन लीड टू हेल्थ रिस्क.
जो क्या होती है, जो सॉइल पोल्यूशन होता है ये बहुत सीरियस खतरनाक होती है हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए भी। फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड बाय द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई, जो क्या होता है डायरेक्ट कंटेन होता है हमारी बॉडी में वाटर सप्लाईज के द्वारा भी। Soil gets contaminated by various sources like industrial effluents, landfills and agricultural chemical। देखिए अब क्या होता है, जिससे सॉइल मिट्टी, जो हमारी मिट्टी होती है वो खराब होती है कि इंडस्ट्री की द्वारा निकली हुई चीजें, बेकार चीजें, लैंडफिल्स जो मिट्टी कसक जाती है, एग्रीकल्चर। अब आता है नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग ऑफ सॉइल पोल्यूशन। Since soil pollution reduce the fertile of soil and affect the life of organisms found it in। देखिए जो सॉइल पोल्यूशन होता है वो हमारे फर्टिलिटी मीन्स हमारी खेती में भी बहुत हार्मफुल होता है, और जो मिट्टी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन्हें भी बहुत इफेक्ट करता है। वी शुड टेक सुटेबल स्टेप टू चेक सॉइल पोल्यूशन। इसके लिए हमें कुछ स्टेप लेने चाहिए सॉइल पोल्यूशन को चेक करने के। प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, यूज ऑफ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस बिफोर डिस्चार्ज। जब भी हम कभी किसी भी चीज को बहाते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, तो उसको इंडस्ट्री से जो भी चीज बहती है उसे सबसे पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन, और एयर और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में? नाउ वी विल डूइंग अवर द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड सब सॉइल, जिसे सब सॉइल के नाम से जाना जाता है। आंसर इज हॉरिजन ए। विच सॉइल पार्टिकल्स आर द लार्जेस्ट, कौन से सॉइल पार्टिकल लार्जेस्ट होते हैं? आंसर इज ग्रेवल। बिलो द हॉरिजन सी इज हार्ड, हॉरिजन सी के नीचे कौन सी मिट्टी सॉइल हार्ड होती है? आंसर इज बेडरॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेट्स फ्रॉम द सॉइल, किस प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं मिट्टी में? आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। क्ले पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन ओनली बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। MICROSCOPE, माइक्रोस्कोप। सेकेंड, help the soil by making the soil fertile by providing organic nutrients. Answer is humus, HUMUS, humus. Days are also called the farmer's friend, जिसे किसान के दोस्त के नाम से भी जाना जाता है। Answer is earthworm, EARTHWORMS, earthworms. Fourth, a combination of sandy and clay soil give a mixture called loam, LOAM, loam. Fifth, below the horizon sea is the from which soil is made. Answer is bed rock, ROCK, rock. Okay, weathering is a very slow process, जिसमें वो slow process होती है। weathering एक slow process, is that true? horizon sea is composed of small pieces of rocks, जो horizon sea soil होती है उसमें small pieces होते हैं rocks के, is that true? Third is the particle size of silt is bigger than that of sand. That false. Clay soil has very low water holding capacity. That false. Loamy soil is the best suited for crops. Is that true? Plants means पौधे और जंतुओं में किस प्रकार शोषण होता है? So topics to be discussed in this chapter: breathing and respiration, respiration in humans, रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस इन ऑल लिविंग बींग्स। हम जानते हैं जो श्वसन होता है सभी लिविंग बींग्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच एनर्जी फ्रॉम फूड इज रिलीज टू बी यूज्ड बाय द बॉडी। और ये किससे थ्रू होता है? ये हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है उसके थ्रू हमारी बॉडी में यूज होता है। लेट्स स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो चलो हम पढ़ेंगे इसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर किस प्रकार रेस्पिरेशन होता है। तो फर्स्ट टॉपिक इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। यू नो दैट द फूड दैट बी कंज्यूम इज डाइजेस्टेड। हम जानते हैं जो हम खाना खाते हैं इट डाइजेस्ट इनटू सिंपल सॉल्युबल कंपाउंड्स इंक्लूडिंग ग्लूकोज, जिसमें क्या होता है सिंपल सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं जो ग्लूकोज में मिक्स होता है। दिस ग्लूकोज इज द मेन फ्यूल दैट गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। और यही ग्लूकोज इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में एनर्जी देने के लिए। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज इन लिविंग बींग्स इज नॉन एज रेस्पिरेशन। और यही एक प्रोसेस जब चल रही होती है हमारी बॉडी में एक रेस्पिरेशन वाली, तो क्या होता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज के द्वारा लिविंग थिंग्स में, उसे बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। सो फर्स्ट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज मिलता है जो हमें खाना के थ्रू एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज के रूप में मिलता है। एनर्जी जो हम सांस में लेते हैं जिससे क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी हमें मिलती है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन लिविंग सेल थ्रू आउट द बॉडी। जो रेस्पिरेशन होते हैं वो सभी लिविंग सेल्स में बॉडी के थ्रू लिए जाते हैं। फॉर दिस टू हैपन द सेल्स मस्ट हैव अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और जो सेल्स होती है वो क्या सप्लाई करती है? ऑक्सीजन सप्लाई करती है। रेस्पिरेशन कॉन्सिस्ट ऑफ टू प्रोसेस। और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग।
विच इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें क्या होता है जो गैस होती है उसका हम एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन इज टेकन इन फ्रॉम द एनवायरमेंट, जब हम एनवायरमेंट से ऑक्सीजन गैस लेते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आउट आर गिवन आउट, और उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को हमारी बॉडी से रिलीज करते हैं। सेकेंड प्रोसेस होती है इंटरनल और सेल्यूलर रेस्पिरेशन, विच इन्वॉल्व यूजिंग द ऑक्सीजन ब्रीथेड इन टू रिलीज एनर्जी। इसमें क्या होता है जब हम ऑक्सीजन को ब्रीथिंग में अंदर लेते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है हमारी सेल्स के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर रिलीज्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो वाटर वेपर होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारी बॉडी से बाहर होते हैं। इन दिस प्रोसेस आर ब्रीथेड आउट बाय अस, जो हमारी बॉडी के द्वारा ही सांस के थ्रू निकाली जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स ऑल द टाइम, जो प्लांट्स होते हैं वो हर समय रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते रहते हैं। इट इज डार्क और लाइट, जो अंधेरे में और रोशनी में दोनों तरह से करते हैं। अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। देखिए एनिमल्स में जो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं लेकिन प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। दिस इज बिकॉज ईच लिविंग सेल्स वेदर इन लीव्स और इन द स्टीम, जो क्या होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है उनकी जो स्टीम होती है उन्हीं पर वो लिविंग सेल प्रेजेंट होती है। इन द प्लांट इज लोकेटेड क्लोज टू द सरफेस, जो क्या होते हैं उनकी सरफेस पे स्थित होते हैं। एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन प्लांट्स ऑकर थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की गैस का एक्सचेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। थ्रू आउट द स्मॉल ओपनिंग इन लीव्स एंड स्टीम, जिसमें क्या होता है जो पत्तियों पे स्मॉल छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं और उनकी स्टीम के छिद्र भी खुल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट के अलग अलग पार्ट होते हैं। डिफ्यूज आउट एंड ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम आउटसाइड, जो क्या करती है ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है एंड CO2 गैस इंटर करती है। डिफ्यूज इनटू द प्लांट, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट इज मच स्लोवर देन इन एनिमल्स, और जो गैसेस की एक्सचेंज की प्रोसेस होती है प्लांट में वो एनिमल्स की अपेक्षा बहुत स्लो होती है। अब आता है स्टोमेटल अपैरेटस। गैसेस एक्सचेंज टेक इन प्लांट थ्रू स्मॉल पोरस इन देयर स्टीम एंड लीव्स। हम जानते हैं जो प्लांट होते हैं वो पत्तियों पे उनकी स्टीम पे जो छिद्र होते हैं उनके थ्रू गैस का एक्सचेंज करते हैं। दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, जिन पोर्स को क्या बोलते हैं हम स्टोमेटा कहते हैं। इन लीव्स एंड लेंटिकल्स इन स्टीम, जो क्या होते हैं पत्तियों पर लेंटिकल्स और स्टीम में भी होते हैं। द स्टोमा गार्ड सेल्स इन अदर नियर बाय सेल्स टूगेदर फ्रॉम द स्टोमल अपैरेटस, जो क्या होते हैं जो स्टोमा के गार्ड सेल्स होते हैं और उनके आसपास की जो सेल्स होती है एक दूसरे से मिलकर स्टोमल अपैरेटस बनाती है। अब आता है स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग फॉर द गैसेस एक्सचेंज। जो स्टोमेटा होते हैं वो छोटे छिद्र होते हैं जो गैसों का एक्सचेंज करते हैं। विच ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब करते हैं अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उन छिद्र के थ्रू बाहर कर देते हैं। टू गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग्स, और जो गार्ड सेल होती है उनकी वो क्या करती है ओपनिंग और क्लोजिंग खुलने और बंद करने में स्टोमेटा के खुलने और बंद करने को कंट्रोल करती है। दे एक्सपेंड एंड श्रिंक डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स, और वो क्या करते हैं जब पानी का बहाव आता है पानी उन पर आता है तो वो सिकुड़ जाते हैं और फैल जाते हैं जब वो सेल उनके आसपास इकट्ठी होती है, जब वो सेल खुलती है बंद होती है। सेवरल सब्सिडायरी सेल सपोर्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्टोमेटल अपैरेटस, और जो इनकी सेल्स होती है वो इसके स्ट्रक्चर पे भी सपोर्ट करती है उनके फंक्शन पे भी सपोर्ट करती है। रूट्स ऑफ द प्लांट ऑल्सो एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, और जो रूट्स होती है वो प्लांट की जो रूट्स होती है वो भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रूट रेस्पिरेशन, जिसे हम बोलते हैं रूट रेस्पिरेशन की प्रोसेस बोलते हैं। रूट सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ट्रैप्ड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। देखिए अब जो रूट्स होती है वो किस प्रकार ऑक्सीजन लेती है, जब रूट मिट्टी से ऑक्सीजन गैस लेती है तो वो क्या करती है अपनी जो जड़ें होती है उसमें वो फंस जाती है सॉइल पार्टिकल्स में रह जाती है। दिस इज वाई इफ अ प्लांट इज ओवर वाटर, यदि ऐसा क्यों होता है यदि प्लांट में जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो रूट सेल्स कैन नॉट गेट एयर एंड आर नॉट एबल टू ब्रीथ, तो वो क्या होती है जो जड़ होती है वो इजीली सांस नहीं ले सकती है, हवा पास नहीं हो सकती और ना ही वो सांस ले सकती है। सो स्टूडेंट्स आया आप लोगों को समझ में। सो स्टूडेंट्स इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।